Assalamu alaikum, dear student. My name is Abid Jan. I'm Assistant Professor of Chemistry, Higher Education Department, KP, Pakistan. I'm being involved in this ETA type coaching since 2005-06. So let me share some of my common experiences related with the entry-test coaching, या entry-test attempt, या entry-test material, या entry-test preparation methodology. तो मैं आपके सामने कुछ अपना जो डिस्कशन है to encourage you or to give you the right path, the right guideline, how to prepare yourself in the remaining days and how to get high score in the upcoming ETA test. तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन हमारे माइंड में है, अगर उन क्वेश्चन के जवाबात हमें मिल जाए और उन पे हम अमल करें तो इंशाल्लाह हम नो डाउट हम बहुत अच्छी तरह स्कोर कर पाएंगे. तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे हमारा ये आज का डिस्कशन बेस्ट है. पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट इज ईटा. तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ईटा स्टैंड फॉर व्हाट या ईटा क्या है, तो सबको पता है इदारा है, टेस्टिंग एजेंसी है. ईटा में क्या ऐसी ख़ास बात है कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो 90% से ज़्यादा स्कोर करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में और फिर ईटा में उस लेवल का स्कोर नहीं कर पाते. तो इस पे कुछ प्रॉब्लम होंगे, तभी हम उस लेवल का स्कोर नहीं कर पाते. तो इन सारे क्वेश्चन का मैं बस एक क्वेश्चन में आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ. मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ व्हाट इज पीटीवी. मैं अक्सर यही से ईटा वालों को गाइड करना शुरू करता हूँ. तो अगर आप सब लोग देख रहे हो तो आपके दिमाग में तो ये होगा कि हाँ इट्स वेरी सिंपल, पीटीवी में क्या है, पाकिस्तान टेलीविज़न. हमारे माइंड में ऐसे होता है. लेकिन अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखूंगा तो आप समझ जाओगे अच्छा इसलिए हम ईटा में स्कोर नहीं कर पाते. तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज पीटीवी स्टैंड फॉर. आई होप अब आपका दिमाग खुल चुका होगा कि अच्छा हम क्वेश्चन को गलत पिक करते हैं, तो उस लिहाज से हमें ऑप्शन में ट्रिक्स में उस जो गलत पिकिंग है उस लिहाज से ऑप्शन भी होता है. तो हम अपने लेवल से तो ठीक आंसर लगाते हैं बट एक्चुअली वो गलत होता है. तो व्हाट इज पीटीवी एंड व्हाट डज पीटीवी स्टैंड फॉर. अगर ये दोनों क्वेश्चन एक साथ हो तो आप समझ जाते हो कि अच्छा इनमें क्या बात है. तो इसका आंसर है व्हाट डज पीटीवी स्टैंड फॉर. पीटीवी स्टैंड फॉर पाकिस्तान टेलीविजन. एंड व्हाट इज पीटीवी. तो पीटीवी इज अ टेलीविजन चैनल. इंट्रोटेस्ट में ये बात है, यही है इंट्रोटेस्ट. यही वो वजह है जिसकी वजह से हम जो है अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक, अपने स्टाइल, अपने टैलेंट के मुताबिक स्कोर नहीं कर पाते. तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ कि हमारे आईक्यू का प्रॉब्लम होता है. हमारा आईक्यू थोड़ा सा शार्प होना चाहिए कि क्वेश्चन में जो पूछ रहे हैं वो हम पिक करें कि क्या पूछ रहे हैं और उसी के मुताबिक जवाब दें. क्योंकि ये कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तो है नहीं कि आप कुछ भी लिखो तो बात बन जाएगी. ये तो आपको आर या पार या ठीक या गलत, तो इसमें बड़ा प्रिसाइज रहना पड़ता है. तो पहला मेरे ख्याल में आपके दिमाग में बैठ गया कि अच्छा इंट्रोटेस्ट के बारे में कुछ सोचना है, ऐसे रैंडमली नहीं जानना. ठीक है, यानी यही बुक पढ़ेंगे लेकिन ऐसे पढ़ेंगे कि हमें व्हाट इज़ पीटीवी एंड व्हाट डज पीटीवी स्टैंड, ये रीडिंग करते वक्त हमें पता हो कि क्या जवाब देना है. पहला क्वेश्चन. दूसरा इसमें हमारे माइंड में क्वेश्चन होता है कि व्हाट मटीरियल टू बी कंसल्टेड. क्या मटेरियल हम कंसल्ट करें कि अच्छा स्कोर करें. ये तो बहुत स्टूडेंट पूछते हैं, सबके माइंड में होता है कि अच्छा सा कोई मटेरियल बता दे कि हम जल्दी से उसमें से अपने टारगेट को अचीव कर सके. तो ऑफ कोर्स आपको एक अच्छा मटेरियल बताने वाला हूँ. क्या अच्छा मटेरियल है. द मटेरियल इज़ योर टेक्स्ट बुक. क्योंकि आपका जितना भी इंट्रोटेस्ट के जितने भी एमसीक्यूज आते हैं आपके टेक्स्ट बुक से आते हैं. आप टेक्स्ट बुक एक तो पेपर के लिए पढ़ के आए हो ना, तो आप रट चुके होते हो. आपको बहुत सारी बातों की अंडरस्टैंडिंग का नहीं पता होता है. बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको दिखाई भी नहीं देते. कई दफ़ा रीड करने के बाद भी आपको वो सेंटेंसेस नज़र नहीं आते. तो आपको अपने टेक्स्ट बुक को वर्ड बाय वर्ड सही तरह रीड करना है. और लेट मी एडवाइज यू कि अगर आप थोड़ा सा खर्चा करें तो आप क्या करें, आप अपने लिए फेडरल की बुक्स भी लो और पंजाब बोर्ड की. क्योंकि पंजाब बोर्ड में और फेडरल में खैर है वो टॉपिक ना पढ़ो जो आपके कोर्स में नहीं है,
लेकिन वो टॉपिक जो आपके कोर्स में है वो आप उन बुकों से पढ़ लो, क्या फ़ायदा होगा। ये व्हाट इज़ पीटीवी, व्हाट डज पीटीवी स्टैंड वाले बहुत सारे मसाइल आपके खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि शायद कुछ टॉपिक हमारे बुक में अच्छे लिखे गए हैं और कुछ ऐसे टॉपिक है, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादातर टॉपिक ऐसे हैं जो पंजाब बोर्ड वाले जो है उनकी जो टेक्स्ट बुक में लिखे जो टेक्स्ट लिखा है ना, वो आपको जो है बहुत सारा आपका IQ इन्हेंस करने में बहुत हेल्प देगा। बहुत सारे अच्छे सेंटेंसेस आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो बजाय ये कि आप MCQs की बुकों के पीछे पड़े रहो तो उससे कुछ नहीं आता, MCQs की किताबों से कुछ नहीं आता। जहाँ से आता है वो चीज़ क्यों नहीं पढ़ते, उसको क्यों नहीं टाइम देते, और वो है आपका टेक्स्ट बुक। और आप अपने टेक्स्ट बुक के साथ कोशिश करें कि फेडरल की और फेडरल और आपके तकरीबन सेम है, लेकिन फेडरल वालों के लिखने का स्टाइल हमसे थोड़ा सा बेहतर है शायद कुछ टॉपिकों में। तो आप कोशिश करें कि पंजाब जो टेक्स्ट बुक है वो खामखा ले, उसमें जो बेहतरीन किस्म के जो राइटिंग्स है ना, उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत सारे आपको टीचर या गाइड्स के बगैर भी आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, बल्कि बहुत सारे अच्छे ऐसे सेंटेंसेस मिल जाएंगे जो शायद डायरेक्टली टेस्ट में आ जाते हैं। तो ये तो मटेरियल ये है। अब MCQs के लिए क्या देखना है, तो MCQs के लिए आप कोई भी बुक उठा लो, क्योंकि कोई भी बुक बुरी नहीं होती। हाँ, अलबत्ता अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोर्स पूछ रहे हो तो वो पास्ट ईटा पेपर्स है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारी किताबें होती हैं उसमें हम आउट ऑफ कोर्स या इररिलेवेंट मटेरियल डालते हैं, ऐसे MCQs डालते हैं जो ओरिजिनल टेस्ट में नहीं आते, लेकिन हमारे स्टूडेंट जब ये बुक उठाते हैं और रीड करते हैं तो वो डिस्करेज होते थे कि हमें तो कुछ भी नहीं आता, हालांकि वो हमने उनको बताया ही नहीं होता। बहुत सारे टीचर इररिलेवेंट चीज़ें नहीं बताते, ये कुछ टीचर्स अक्सर इररिलेवेंट चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। तो इररिलेवेंट चीज़ों पे अपना टाइम मत वेस्ट करें, क्योंकि आप कोई MSc फिजिक्स, MSc केमिस्ट्री या MSc बायोलॉजी नहीं कर रहे हो। आपका टारगेट है ईटा एंट्री टेस्ट में अच्छा स्कोर करना, और उसके लिए अपना टेक्स्ट बुक अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। ये जो इररिलेवेंट MCQs होते हैं, तो अब तो मैं भी लग जाऊंगा, तो केमिस्ट्री में आपको BS लेवल और MSc लेवल के ये टॉपिक तो आप PhD लेवल तक पढ़ते हो, इसमें MCQs डालूंगा तो आप तो काफ़ी इंप्रेस होंगे, लेकिन वो बिल्कुल बेसलेस MCQs होते हैं। मतलब टॉपिक के लिए तो अच्छे हैं, कंसेप्ट के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए यूजलेस है, आपका टाइम वेस्ट करते हैं। तो आप जो है पास्ट ईटा पेपर्स वाली जो MCQs है, आप रिमेनिंग दिनों में कोशिश करो उनके प्रैक्टिसेस लो, ठीक है। अब इसमें जो तीसरा आपका एक मसला आता है, बहुत बड़ा मसला, जो रिपीटर लोग हैं उनको तो पता है, जो फ्रेश है उनको शायद नहीं पता, अलर्ट हो जाए। वो ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट का मसला होता है। टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है वहाँ पर। तो इसमें जो 200 MCQs है, ड्यू टाइम में अटेम्प्ट करना मेरे ख्याल में नामुमकिन है। अगर कोई ऐसे आंखें बंद करके तुक्के लगाए वो तो कुछ भी कर लेगा, 20 मिनट में कर लेगा, लेकिन जो कंसेप्चुअल लोग हैं वो 200 में से 200 अटेम्प्ट करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर वो प्लानिंग के साथ चले जाए तो शायद वो 200 में से 200 नहीं तो 190 195 तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। कुछ मेथड के ज़रिए आप अटेम्प्ट मेथड सीखो। तो अटेम्प्ट मेथड क्या है? अटेम्प्ट मेथड ये है कि आप सबसे पहले आप जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, यानी जिसमें कंसेप्ट हो लेकिन कैलकुलेशन नहीं हो, विदाउट कैलकुलेशन, नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो अक्सर एक रीडिंग के साथ ही आपको पता चलता है कि इसमें क्या है। ज़्यादातर बायोलॉजी में होते हैं। बायोलॉजी में तो आपको 8-10 ऐसे MCQs आते हैं जिनमें वो टेबल वगैरह को कंसल्ट करना होता है, या वो डायग्राम के अंदर से साइकिल में आना पड़ता है। मैक्सिमम तो सिंगल रीडिंग से ही आपको पता चलता है कि ये मुझे आता है या मेरे नज़र से नहीं गुजरा तो नहीं आता। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपको जो क्वेश्चन आता है फौरन वही आप जो है इनसर्कल किया करो, मतलब आंसर शीट में इनसर्कल किया करो जो आता है, लेकिन आपको पता है कि इसमें टाइम कंज्यूम है यानी न्यूमेरिकल है, तो आप इसको आप जो है आपका अपना कोई कोडिंग रखो, लाइक आप एक सर्कल उससे पेपर में खींच लो कि ये मैं दोबारा अटेम्प्ट में कर सकता हूँ, कंफर्म हो कि कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, तो इनसर्कल करो। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में मत अटेम्प्ट करें उसको, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करें जिसमें न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं हो। हाल बता अगर इस तरफ आता है ना, लाइक F = ma, तो उस पर तो टाइम नहीं लगता, या व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 30 ग्राम ऑफ वाटर, तो इस पर तो टाइम नहीं लगता, हो तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करें। लेकिन जो लेंथी फिजिक्स के ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें जो है आप थोड़ा सा अगर पता है कि इसका फार्मूला पता है फिर भी अटेम्प्ट मत करें, इनसर्कल करो कि मुझे आता है, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में करोगे।
और जो आपको पता है कि कंफ्यूजिंग है या मुझे नहीं आता, डायरेक्ट क्रॉस करो कि आपको दोबारा देखने में टाइम वेस्ट ना हो। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ थ्योरी वाली क्वेश्चन करोगे, बिलीव मी 30 to 40 मिनट्स में आप 200 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे और आप देखोगे कि आपने कम से कम 90 to 95 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए होंगे। आप दूसरे अटेम्प्ट में आ जाओ तो आपने पहले से अपने लिए इनसर्कलिंग किया हुआ है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है बस थोड़ा सा टाइम लगता है, तो फिर वो सारे क्वेश्चन करो। तो 30-40 मिनट्स आपके लग जाएंगे वो 200 तक दोबारा पहुंचने में, और इस लिहाज से आप पहुंच जाएंगे 140-150 क्वेश्चन तक। थर्ड अटेम्प्ट में फिर थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन जिनमें आपको डाउट है, डाउट वाले के लिए कोई और सिंबल लगाओ, स्टेरिक लगाओ, तो वो डाउट वाले को सोच के आराम से अटेम्प्ट करो। तो इस तरह 4-5 अटेम्प्ट में आप आओगे तो आई एम श्योर कि आप तकरीबन 180 to 185 तक या 190 तक जो MCQs है वो सोच समझ के अटेम्प्ट करोगे। वैसे तो 200 सब करते हैं, नेगेटिव नहीं है, तो तुके तो सब लगाते हैं, लेकिन उनमें प्रोबेबिलिटी आपकी ख़राब हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि इस क्वेश्चन को सोच समझ के अटेम्प्ट करें, ऐसे तो के ना लगाए। फिर बिल्कुल टाइम ख़त्म हो और आपको सोचने का बिल्कुल टाइम ना मिले तो बिल्कुल फिर तो प्रोबेबिलिटीज़ करें। फिर भी किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको डाउट है तो आपको जो मोस्ट सूटेबल लगता है तो उसको थोड़ा इशारा लगाया करें कि आखिर में अगर आप तुके लगाते हो तो आपको जहाँ पर ज़्यादा डाउट बनता है उसकी तरफ चले जाएं। एंड द वेरी लास्ट एरिया कि आप जो है एंट्री टेस्ट में जब आप आओगे तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो है कौन सा एंट्री टेस्ट है, क्या इसके लिए किस लेवल की में सोचना है आपने। दूसरा बता दिया कि सबसे बेस्ट मटेरियल ज़्यादा टाइम किसको देना है, टेक्स्ट बुक को। कोशिश करें कि पंजाब टेक्स्ट बुक खामखाप ले, वहाँ से ज़्यादा रीडिंग करो। उन टॉपिक की मत करो जो आपके कोर्स में नहीं है, उन टॉपिक की करो जो आपके कोर्स में है। और फिर इसमें अटेम्प्ट मेथड जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो अटेम्प्ट मेथड में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाला है टाइम मैनेजमेंट का। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है, तीसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टेस्ट के लिए प्रिपरेशन की क्या मैनेजमेंट है, वो तो आप अपने कैपेबिलिटी के मुताबिक कर ले, आप कितने टाइम में कोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके कवर कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप टेस्ट में बैठे हो तो कितने कम टाइम में या ड्यू टाइम में कैसे ज़्यादा MCQs आप कर सको। तो उसके लिए एक ही सलूशन है, एक ही हल है, मैक्सिमम ईटा मॉडल टेस्ट। जो लोग ईटा मॉडल टेस्ट ज़्यादा देते हैं उन लोगों का स्पीड बढ़ता है। तो ये जो ईटा मॉडल टेस्ट आते हैं, ठीक है, इनमें मसाइल भी बहुत होते हैं। अक्सर एकेडमीज़ में आप देखते हो इररिलेवेंट क्वेश्चन बहुत देते हैं, गैर ज़रूरी क्वेश्चन, जिनमें सिर्फ स्टूडेंट को इम्प्रेस करने के लिए या उनको कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें स्टूडेंट का ये नुकसान होता है कि वो डिसहर्ट हो जाते हैं। तो आप ज़रा इसमें खैर है डिसहर्ट मत हो, आप कहीं भी दो खैर है, लेकिन कोशिश करें कि स्टैंडर्ड के MCQs वाली जगह को फोकस करो, क्योंकि अक्सर ओरिजिनल टेस्ट में से कुछ ना कुछ उसमें से अगर वो क्वेश्चन नहीं आते उनकी तरह आते हैं। आपको कोई कंसेप्ट बताया हो ना, लाइक मैं कंसेप्ट देता हूँ कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 30 ग्राम ऑफ आयरन, तो शायद मैं ये क्वेश्चन यही कंसेप्ट होगा, मैं कह दूंगा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल ऑफ 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। बात तो वही है, सिर्फ वैल्यूज़ और एलिमेंट में फ़र्क आ गया। तो आप जो है जितने ज़्यादा सैटरडे संडे टेस्ट देंगे उतने आपका टाइम मैनेजमेंट का मसला सॉल्व होगा और इंशाल्लाह आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अच्छी तरह कर पाओगे। बल्कि आप जो है वो जो रश है ना, वहाँ पर जो क्राउड है उसको फेस करोगे। और हम कहते हैं कि 50% ऑफ द सक्सेस लाइज इन करेज। आप अगर इनकरेज होंगे तो 50% आप जीत चुके हो, बाकी की 50% के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करें। तो आई विश कि आप लोगों का जो रिमेनिंग टाइम है अच्छी तरह गुजरे और अल्लाह ताला आपको हौसला दे कि आप अच्छी से अच्छी आपको सेहत दे और आपको प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सको। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।